नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज। और आज बड़ा ही सौभाग्य की बात है हमारी, आज बड़े ही खास मेहमान, हमारे खास अतिथि हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं धर्मवीर सिंह बघेल जी। सर, आप निरीक्षक हैं दिल्ली पुलिस में। बहुत-बहुत हृदय से स्वागत है सर आपका। नमस्कार। आज बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है मेरे साथ कि मैं अपने छोटे भाई जो आरजे पंकज के नाम से जाना जाता है और काफ़ी चर्चा रहती है इनकी। मेरे को भी इनका नाम आया था, लेकिन भाई का एक दिन कॉल आया कि इस तरह से हम जुड़ना चाहते हैं। तो इट इज़ ए वेरी चार्मिंग एंड वेरी प्लीजेंट मोमेंट टू मी कि इतने मेरे छोटे भाई ने ये सारी अपॉर्चुनिटी मुझे दी। और आज पंकज पाल के माध्यम से मैं बहुत सारे लोगों की जो ब्लेसिंग्स और जो आशीर्वाद लेने वाला हूं, वो सब सहयोग पंकज भाई के हिसाब से ही हो पाता है। तो सबसे पहले मैं पंकज भाई को और तमाम लोग जो इससे जुड़े हुए हैं सबको एक बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं। और सब लोगों को मैं धर्मवीर बघेल, निरीक्षक दिल्ली पुलिस की तरफ से सब लोगों को एक बहुत बड़ा नमस्कार भी है मेरी तरफ से। मैं बहुत-बहुत शुक्रिया सर। जी पंकज भाई। सर, शुरुआत करते हैं और आपसे जानना चाहेंगे, आज आप निरीक्षक हैं दिल्ली पुलिस में और कई सारे ऐसे युवा हैं जो दिल्ली पुलिस में जाने का सपना देखते हैं या किसी और डिपार्टमेंट में जाने का सपना देखते हैं। तो वो तैयारी किस तरीके से करें या क्या कुछ करें, ये सब हम आपसे बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपका निरीक्षक दिल्ली पुलिस में कैसे हुआ, कब ये शुरू हुआ था? उसके बारे में थोड़ा-सा हम चाहेंगे आप बताएँ हमें। मेरा जो बैकग्राउंड है बिल्कुल एक रूरल एरिया का है। मैं अलीगढ़ में से रहने वाला हूँ और मेरा जी, गांव है बिल्कुल, वहाँ से रहने वाला हूँ। लेकिन एक चाहत होती है और कुछ पारिवारिक परिस्थिति कभी-कभी ऐसी हो जाती है, क्योंकि देखते हुए भी कहीं न कहीं आपको सरकारी नौकरी की ज़रूरत पड़ती है। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे समाज में खेत और खलिहान इतने ज़्यादा नहीं हैं, फिर भी जो है तो इतना बड़ा परिवार होता है, उसका भरण पोषण खाली एक खेती पर निर्भर होके नहीं हो पाता है। इसलिए मेरी भी चाहत थी कि कहीं न कहीं ऐसा कोई सरकारी जॉब मिले, जिससे कहीं न कहीं मैं अपने आप का खुद को विकास कर पाऊँ और जो मेरे परिवार का है, उसका भी कहीं न कहीं विकास हो और लोगों को भी विकास हो। तो आई हैव कंप्लीटेड माय इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मैंने कंप्लीट किया, उसके बाद फिर मैंने बहुत सारी जगह कोशिश भी करी। जो पहले पढ़ते हैं कि भाई चलो ग्रेजुएट कर लेते हैं या कोई डिप्लोमा कर लेते हैं, तो मैं जेई के लिए सेलेक्ट हुआ। लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी रही कि उनकी फीस वगैरह बहुत ज़्यादा थी, तो ऑप्ट किया फिर भाई सर्विस के लिए जाने के लिए। सर्विस में गया तो मेरा एक पहला था सपना था, जैसे होता था कि डिफेंस फोर्सेस में, क्योंकि गांव का जो ज़्यादा रहता है चॉइस, लोग ज़्यादा या तो जाते हैं आर्मी वगैरह में, नेवी वगैरह में, एयरफोर्स में। तो पहले मैंने फिर एयरफोर्स में ज्वाइन किया। एयरफोर्स में ज्वाइन करने के बाद करीब वहाँ मैंने 21 साल की सर्विस पूरी कंप्लीट की है। उसके बाद फिर कुछ हालात ऐसे रहे कि इधर उधर ट्रांसफ़र ज़्यादा रहे, जॉब प्रोफाइल रहता है आदमी का कि ट्रांसफ़र होते रहते हैं। और फिर दिल्ली में काफ़ी 8 साल से मैं रहा यहाँ, तो उसके चलते काफ़ी एक्सपोजर मुझे और भी मिला, और भी लोगों से जो सर्विसेज वगैरह देखी उसके लिए दिया। फिर जैसे हम लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस में 2 तरह के क्राइटेरिया होते हैं। एक तो लोअर सबऑर्डिनेट होते हैं, जिनको हम कांस्टेबल से लेके और सब इंस्पेक्टर तक बोलते हैं। एक सब इंस्पेक्टर से और ऊपर तक जाते हैं, जो एसीपी होते हैं, या बाहर जो जहाँ कमिश्नर नहीं है उनको डीवाईएसपी भी बोलते हैं। जी। तो जो लोअर कांस्टेबलरी होती है उनके लिए एक अलग क्राइटेरिया होता है, सब इंस्पेक्टर के लिए क्राइटेरिया होता है। तो एसएससी के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ, और एसएससी के थ्रू जो पहले मेंस वगैरह होते हैं, फिर तमाम मेंस क्लियर किए, फिर एक इंटरव्यू भी होता है, फिर उसके बाद मेडिकल वगैरह होता है। तो तमाम चीज़ों होती है उसमें, सारी चीज़ों में हम करीब 1.25 लाख लोग पूरे पूरे भारतवर्ष में बैठे थे। तो जी, सिलेक्शन हमारे खाली 139 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। इट वाज वेरी टफ फाइट, लेकिन सब समाज का और अपने परिवार का एक आशीर्वाद हमको प्राप्त जरूर हुआ। तो वो 139 में हम 8वें नंबर पर रहे। जी, जी, तो जी। ये सब समाज की ब्लेसिंग थी। और
पेरेंट्स के अच्छे कर्म का नतीजा था कि हम 8वें नंबर पर रहे और फिर हमारा पुलिस में सिलेक्शन हुआ एज ए डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर, जिसको एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं जी तो उसके आधार पर फिर तब से हम अभी इसी सर्विस में चल रहे हैं। जी जी। और जो हमारे श्रोता व्यूअर्स जो इस वक्त हमारा ये इंटरव्यू देख रहे हैं, जिन तक भी ये पहुंच रहा है, उनको हम ये भी बता दें कि अभी अभी सर को 2 थानों का इंचार्ज भी बनाया गया है, तो उसके लिए भी सर आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, इसका कुछ अनुभव हमारे साथ अगर आप साझा करना चाहें तो। बिल्कुल पंकज, ऐसा होता है कि जैसे एडजॉइनिंग पुलिस स्टेशन होते हैं, जैसे वहां का जी कोई एसएचओ अगर छुट्टी वगैरह पे जाता है, हालांकि एसएचओ थाने का एक ही रहते हैं, लेकिन अगर एडजेसेंट कोई थाने का कोई छुट्टी पे जाना चाहता है, कोई इमरजेंसी में छुट्टी जाता है, तो उसका भी चार्ज जो आदमी है जो बराबर वाला है उसको दे के चले जाते हैं। जी तो ही मेरे जो थाने के जो एडजॉइनिंग एक पुलिस स्टेशन है, उनके जो एसएचओ थे वो छुट्टी पे गए, कुछ कारण रहा हुआ, तो उस टाइम में अभी भी 3-4 दिन के लिए कार्यभार में दोनों थानों का ही देख रहा हूँ। जी 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 जी। अच्छा सर, हमारे समाज के कुछ युवा भी हैं जो पुलिस फोर्स ज्वाइन करके नाम करना चाहते हैं, अपना घर संभालना चाहते हैं, समाज का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन कुछ मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन फिर भी उनका कुछ नहीं हो पाता, मनोबल टूटने लगता है। तो किस तरीके से वो तैयारी करें? अगर आप कुछ टिप्स अपनी ओर से उन्हें उन तक पहुंचाना चाहें, कुछ टिप्स उन्हें देना चाहें तो। देखिए, जो दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन 2 तरह के बताए मैंने, एक तो जी लोअर कांस्टेबलरी का होता है, तो उसमें कोई इतना ज्यादा टफ नहीं होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, कोई इतना बड़ा इशू उसमें नहीं रहता है। तो अगर छोटे छोटे क्वेश्चन, प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, लेटेस्ट करंट इवेंट्स वगैरह देखे जाते हैं, कौन से खेल है, तो आप अपनी जो नॉलेज है ना उसको 4-5 फील्डों में बांट लीजिए। 4-5 फील्डों में, जैसे कि आपका करंट है, हिस्टोरी है, हिस्ट्री होगी आपकी, एक ज्योग्राफी होगी आपकी, और ये तमाम चीजें जो है ना, इसको 4-5 भागों, स्पोर्ट्स और बिजनेस, मेरे हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से 4-5 उसमें बांट लो। और लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं इनमें, जैसे आपका बिजनेस हो गया होगा तो उसकी भी अपडेट आपको रहनी चाहिए, करंट अफेयर में कोई ऐसा हो, थोड़ा बहुत हिस्ट्री का होगा, और थोड़ा बहुत जो आपके साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, वो सारी चीजें। तो आप अपने 4-5 क्राइटेरिया को छांट लीजिए, उसमें से ज्यादा कोई बड़ा नहीं होता है, आप इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं कि मार के बहुत सारा टफ सवाल आता है। लेकिन हाँ, सिलेक्शन उसी का होता है जो स्पीड विद एक्यूरेसी निकालता है, क्योंकि आजकल हम सब लोग जानते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, टाइम लिमिटेड रहता है, तो टाइम लिमिटेड की वजह से अगर आपकी स्पीड सही है, आपकी एक्यूरेसी ठीक है, तो 100% सिलेक्शन होगा। दूसरे बार क्राइटेरिया होता है आपका फिजिकल का। फिजिकल का हम सब लोग जानते हैं कि अलग अलग जो हाइट वगैरह है, चेस्ट वगैरह है, चेस्ट का एक्सपेंशन कितना है, मेडिकल में ये 5-6 चीजें ही देखी जाती हैं। आपका हाइट अगर है 5 फुट 8 इंच से ज्यादा है तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, 6 फुट करीब है तो उसके भी एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिलते हैं। आपका अगर बॉडी बिल्डअप अगर अच्छा है तो उसके भी एक्स्ट्रा मार्क्स वगैरह मिलते हैं। और अगर सबसे ज्यादा इसमें रेस वगैरह का है, मैं आपको बतला देता हूँ कि रेस इसमें 1600 मीटर की होती है। 1600 मीटर की रेस को आपको 5:40 में अगर आप कंप्लीट करते हो तो ये थोड़ा ठीक रहता है, उसके बाद तो ज्यादा टाइम लगता है, तो ये है। और जो एक हाई जंप होती है, हाई का मतलब थोड़ा हाइट से जंप होता है, तो 1.04 मीटर आपको वो कूदना होता है। और जी जी लॉन्ग जंप के बारे में बात करते हैं तो लॉन्ग जंप जो है करीब करीब 14 फुट के करीब होती है। तो आपको 14 फुट जो विदाउट मतलब कोई वो नहीं होता, एक पर्टिकुलर जगह पे ही वो डाल देते हैं व्हाइट वाश डाल के, उसको आपको क्रॉस नहीं करना और 14 फुट का आपको क्रॉस करना है। तो जो जी मेडिकल है उसके बाद फिर आपको स्वस्थ वगैरह हो जाते हैं। आजकल तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, अगर आप में कोई डिफॉर्मिटी है या कोई प्रॉब्लम है या कोई कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप पहले से दिखा सकते हो। तो 3-4 चीजें, जैसे आंख हो गया, कान हो गया, और आपका चेस्ट वगैरह हो गया, या कहीं फ्रैक्चर बोन का हो गया, तो ये सब चीज को वो लोग कर देते हैं। तो ये सब चीज पर ध्यान जरूर देना चाहिए, और कहीं ना कहीं आपको पहले से पता लग जाती है, अगर कहीं कोई फ्रैक्चर हुआ हो तो उसमें परेशानी रही होगी, या तो इस चीज को आप पहले से देखे हो। एक प्रॉब्लम इसमें जरूर होती है कि कुछ लोग कलर ब्लाइंड के हैं। कलर ब्लाइंडनेस एक खाली पुलिस में ही नहीं है, मिलिट्री में भी है, जो डिफेंस फोर्सेस है उनमें भी है, आपकी कलर ब्लाइंडनेस है। लेकिन कलर ब्लाइंडनेस के भी बहुत सारे आजकल उपचार आ गए हैं, अगर उसको आपको करोगे तो वो सब चीजें ठीक भी हो जाती है। तो ये लोअर कांस्टेबलरी के ये सिलेक्शन इस तरह के होता है।
अब मैं अपर जी, कांस्टेबल, अपर सबऑर्डिनेट के बारे में बताता हूँ। अपर सबऑर्डिनेट जो होते हैं वो सब इंस्पेक्टर से शुरू होते हैं। तो सब जी, इंस्पेक्टर के लिए एसएससी जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन निकालता है। आजकल जो है आप जैसे सीपीओ हम लोग बोलते हैं, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, तो सीपीओ के तहत ही वो सारी वैकेंसियां निकालते हैं। सीपीओ के माध्यम से एसएससी जो है वो दिल्ली पुलिस का भी सिलेक्शन करती है, और आपका सीआरपीएफ की का करती है, एसएसबी का भी करती है, और बहुत सारी जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनका भी सिलेक्शन करती है। ये आपके ऊपर बात है कि आप किस चीज को उसमें ऑप्ट करते हो। ऑप्ट करके अगर आपके क्राइटेरिया, आपके जो मेरिट में अगर आप सारी मेरिट जुड़ती है, उसमें आपका रिटन टेस्ट भी होता है, आपका फिजिकल भी होता है, आपका इंटरव्यू होता है, सब चीज को अगर कैलकुलेट करके जब आपका अगर क्राइटेरिया आपके उसमें दिल्ली पुलिस के उसमें फॉल करता है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। एक तो ये प्रक्रिया हो गई एग्जाम की। दूसरी प्रक्रिया होती है वही मेडिकल की। मेडिकल में वही चीजें रहती है। 1600 मीटर की दौड़ है, आपको वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। आपको 1.04 मीटर आपको हाई जंप करनी पड़ेगी, आपको 14 फुट की आपको लॉन्ग जंप भी करनी पड़ेगी, और ये तमाम चीजें। और अब ये क्राइटेरिया कर दिया कि जो बाहर से लटक के आपको 1 2 3 4 5 कितनी स्टेप्स मार सकते हैं, उस सब चीजों का देख के अगर आप उसमें फिट है तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। हाँ, एसएससी के लिए मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, कुछ बुक्स हैं जैसे जी, आपके रेन एंड मार्टिन की बुक्स है, अच्छी इंग्लिश की बुक है। और आप जो करंट टॉपिक्स हैं, करंट टॉपिक्स में आप अखबार अगर डेली पढ़ते हो तो आप अखबार को भी, अखबार के पढ़ने की तरीके को आप अपना किताब लीजिए, और आप बुक नोटबुक में कुछ डेली के डेली आप उस चीज में नोट करते रहिए, तो करंट अफेयर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि आजकल जो न्यूज़पेपर है वो सारी चीजों को कवर करता है, कोई ऐसी परेशानी नहीं इसके अंदर होती। करंट भी है, हिस्टोरिकल भी है, लेटेस्ट क्या चल रहा है, पॉलिटिकली क्या चल रहा है, इकोनॉमिकली क्या चल रहा है, तो सारी चीजें, स्पोर्ट्स क्या चल रहा है, और सब चीजें उसके अंदर आती रहती हैं। तो अगर मोटा मोटा चीज आपके पास होनी चाहिए कि भाई इसके अंदर ये चीज आएगी, तो जी, वो चीज उसके अंदर आप देखिए, आप अपना नोट जरूर बना लीजिए। अगर बिना नोट के बड़ी परेशानी रहती है, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, और नोट को रेफर भी करते रहना चाहिए क्या है क्या नहीं। तो ये सब क्राइटेरिया होते हैं। तो सिलेक्शन को इतना वो नहीं है, उसमें भी स्पीड विद एक्यूरेसी है। आप जैसे मान लो 200 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं, प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, 200 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आते हैं, 25 क्वेश्चन आपके वो न्यूमेरिकल एबिलिटी के आते हैं, 25 क्वेश्चन आपके वैसे जेके के आते हैं, 25 क्वेश्चन वैसे आते हैं। तो उसमें अगर आप अपना देख लीजिए, क्यों क्राइटेरिया ऐसा है कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो जो आपकी एनालिटिकल जो रीजनिंग है उसको आप फटाफट फटाफट करोगे, तो वो हो जाएगा आपका। अब अगर मैथ है, मैथ आप बिल्कुल अपने एक्यूरेसी के साथ कर दोगे तो वो कंप्लीट हो जाता है। रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश के सारे क्वेश्चन आपके करीब करीब अगर पढ़ा है, रेन एंड मार्टिन की बुक पढ़ी है, तो आप उसको कंप्लीट कर दोगे। अभी रह जाती है बात खाली जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज में ऐसा है कि अगर कोई तथ्य आपने पढ़ा है तो आप उसको सही तरह से लिख दोगे। अगर जो तथ्य वो आपने कभी पढ़ा ही नहीं कहीं नहीं, तो उसमें खाली एक तुक्का मारने वाली बात है। तो उसमें आप कह सकते नहीं कि नंबर ज्यादा नहीं आ सकते, लेकिन जो फील्ड आप जिनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके कवर कर सकते हो, उनको आपको 100% अपना रिजल्ट उसके अंदर देना चाहिए। और यही चारों पांचों चीजें, जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, और आपके जो बैकग्राउंड हो गई, ये सभी चीजें ही आपको कहीं ना कहीं मेरिट की लिस्ट में बिल्कुल डाल देती हैं, और कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन 100% होगा। मेरे तो ये मैंने 4 बार एसएससी दिया है, मैंने चारों बार मेंस पास किया है, मेंस भी पास किया है। तो ये सभी चीजें इतना कोई टफ नहीं होता। आपका थोड़ा सा सही हो तो आप बिल्कुल पास कर जाते, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, मैंने यूपीएससी भी क्लियर किया है, क्या बात है। बैंक पीओ भी मैंने क्लियर किया है। जी, तो सब चीज की परेशानी कहीं ना कहीं, ऐसा सामाजिक परिस्थिति ऐसी रहती है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ ऑप्ट करना पड़ता है। और एसएससी में तो ऐसा है कि आपके पास ना बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको डिविजनल अकाउंटेंट मिल जाएगा, आपको सीपीयू में नौकरी मिल जाएगी, दिल्ली पुलिस में मिल जाएगी, सीबीआई में मिल जाएगी, प्रोफेक्टिव में मिल जाएगी, एग्जामिनर में मिल जाएगी। बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। अगर आपके अंदर अच्छे मार्क्स आएंगे तो डेफिनेटली एक्साइज इंस्पेक्टर्स भी, क्योंकि अब तो इंस्पेक्टर्स का डायरेक्ट सिलेक्शन, कस्टम इंस्पेक्टर्स, एक्साइज इंस्पेक्टर्स, प्रिवेंटिव इंस्पेक्टर्स, ये सब चीज का सिलेक्शन इसके माध्यम से होता है। तो आप उसमें जा सकते हो, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। इट इज टोटली डिपेंड अपॉन हार्ड वर्क, टोटली डिपेंड अपॉन हाउ मच यू आर एक्सेप्टिंग, रिटेंटिविटी आपकी
क्वांटिटी, ये सारी क्वालिटी जो होती है कितनी है, उस सब चीज का आपके पास होना चाहिए, तभी बात बनती है। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। कुल मिलाकर बात इतनी सी है, अगर आपको बेहतर परिणाम चाहिए तो उसके लिए परिश्रम तो आपको कड़ा करना होगा, और तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप कामयाब बन पाएंगे। और धर्मवीर सिंह बघेल जी ने भी हमसे यही बात हमें समझाई है, और इतनी सारी बातें समझाई है कि आप बुक्स में ये कर सकते हैं, मेडिकल में ये कर सकते हैं, जो जो कुछ भी होता है सभी प्रक्रिया सर ने हमें बताई है। अच्छा सर, अब हम आपसे थोड़ा और बात करना चाहेंगे, आपसे भी थोड़ा पूछना चाहेंगे, जब आप एस्पिरेंट थे तो उस समय आपका पढ़ाई का रूटीन कैसे हुआ करता था? किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई करते थे? कितना समय पढ़ाई को देते थे? पंकज, मेरा कोई इतना ज्यादा पढ़ाई का रूटीन नहीं रहा है। जी मैं आपको बताया मैंने पहले भी कि मेरी जो फैमिली की बैकग्राउंड की इतनी ठीक ठाक नहीं थी, हालांकि मेरे फादर टीचर थे जी एंड जी वी वर फोर ब्रदर्स जी जी। एंड नाउ ऑल फोर ब्रदर्स वी आर हैव गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ऑल क्या फोर बात ब्रदर्स। है। My जी I have three sister. One sister has already expired, जी and my two sister is still there. And जी जी। one of them was principal. ओके Now she is retired, and she remained a principal for Kendriya Vidyalaya, RK Puram. ओके। तो अभी वो रिटायर हो गई है। और दूसरी जो मेरी सिस्टर है वो भी पढ़ी लिखी है, और वो एक कंपनी चलाती है अपनी, छोटी जी मोटी जी उनकी कंपनी है, तो वो कंपनी चलाती है। तो जी वेल जी। एजुकेटेड परिवार था, कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई। हम्म माई फादर वाज ए टीचर एंड हम्म बहुत परिवार में एक बहुत लंबा चौड़ा सदस्य थे, करीब करीब मेरे 9 चाचा हैं। 9 चाचा का हम्म। मतलब मेरे एक चाचा तो डिप्टी डायरेक्टर रहे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के, जी डॉक्टर जी अजय पाल सिंह। जी दूसरे मेरे जी एक जी। चाचा हैं, अतर सिंह जी हैं। वो उस टाइम आप बताओ 1970 में यूपीएससी क्वालिफाई किया था, प्रीलिम्स क्या और बात। मेंस। बट जी। इंटरव्यू में वगैरह में उनका नहीं हो पाया, वो अलग चीज है। लेकिन हम्म। बहुत अच्छी वो है, परेशानी इसमें कोई इतनी ज्यादा नहीं होती है। हम लोग कहीं ना हम्म कहीं छोटी छोटी सी मेहनत करें तो बिल्कुल मेहनत कहीं ना कहीं रंग जरूर लाती है। फिर उसके बाद क्राइटेरिया ऐसे चलता रहता है कि अगर आप, मैं तो देखो ईमानदारी से, मैं जब पहले सर्विस मैंने ज्वाइन करी थी एयरफोर्स की, तो खाली जी मैं जी। इंटरमीडिएट था। I हम्म। was appearing for my exam. I was selected for engineering in हम्म। Aligarh Muslim University. I basically from Aligarh. तो जी जी मेरा जी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एज ए डिप्लोमा में सिलेक्शन हो गया था। हम्म लेकिन मार्च में मेरे में ये मैं एयरफोर्स का कॉल लेटर मेरे पे आ गया था। तो हम्म 16.5 ईयर्स का था जब मैं, तब मेरा सिलेक्शन हो गया, तो वहां जाना पड़ा हमको बेंगलोर। हम्म। तो उस टाइम में जैसे आप लोग जानते हैं सभी लोग, 18 से नीचे ये जो बच्चे का अगर किसी जगह सिलेक्शन होता है तो पेरेंट्स वगैरह को एक एफिडेविट देना पड़ता है कि आई डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन टू सेंड माय चाइल्ड फॉर द जी ट्रेनिंग ऑफ जी सच एंड थिंग। तो जी दैट जी हैज जी बीन डन। तो जी जी। ऐसे रहा क्राइटेरिया, फिर वहां चले गए। लेकिन वहां जाके एक सतत प्रयास रहा, सतत प्रयास हम्म पढ़ने का रहा। और आज हम्म की तारीख में मैं बता दूं, मेरे पास मैंने अपनी ग्रेजुएशन फिनिश की। मेरी हम्म जैसे जैसे नौकरियां रही हैं, ऐसे में ऐसे भी मेरा वो रही है, एजुकेशन भी ऐसे ऐसे रही है। मैं आपको बता दूं, हम्म मैंने अलीगढ़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने इंटरमीडिएट किया है। हम्म आगरा यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया है। हम्म जोधपुर यूनिवर्सिटी से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। हम्म कर्नाटक से मैंने इंजीनियरिंग की है। हम्म मैंने एलएलबी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। हम्म। एलएलएम भी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। तो जैसे जी सर। जैसे पूरे देश में ना, कई कई यूनिवर्सिटियों से मैंने सब जगह से, कहीं जहां जहां भी रहा वहां से जी सब डिग्रियां हासिल करी है। पर ये सतत प्रयास एक पढ़ने का रहा, इच्छा रही, भगवान की दुआ से, समाज के अच्छे उस संस्कारों से कहीं ना कहीं ऐसा क्राइटेरिया मिलता रहा कि टाइम मिलता रहा, और चीजें आज की तारीख में एक अच्छा खासा परिणाम मेरे साथ है। और इसी परिणाम की वजह से मैं आज अपने छोटे भाई पंकज पाल के साथ अपना मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। जी सर जी सर। और बड़ा सौभाग्य है हमारा कि आपसे इतना कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, और जहां तक भी ये हमारा पहुंचेगा समाज के युवाओं तक, वो जरूर इससे प्रेरित होंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, कुछ बढ़ चढ़कर करेंगे। सर आज तो समय आपने दिया, हमें बहुत बहुत शुक्रिया, इतना सारा समय दिया। अब हमारे समाज के युवाओं तक आप अपना क्या संदेश पहुंचाएंगे? प्लीज अपना संदेश आप पहुंचाएं। मैं
पंकज पाल भाई के माध्यम से मैं तमाम लोगों को कहना चाहता हूं कि देखिए, एक बात जरूर होती है कि महापुरुष हो या कोई भी कहीं की चीज हो, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तक कोई हासिल चीज नहीं होती। कहते हैं कि यो ही नहीं गिरा करते फूल खुशियों के किसी की झोली में, यो ही नहीं गिरा करते ख्वाहिशों के फूल किसी की झोली में, कर्म की डाली को हिलाना पड़ता है और अंधियारों को कोसने से कुछ नहीं होता गालिब, अपने भटका दिया खुद जलाना पड़ता है, खुद जलाना पड़ता है। क्या बात है सर, क्या बात। आप खुद मेहनत नहीं करोगे, खुद नहीं करोगे। देखो, दो चीजें आपके पास, बुद्धि है और बल है, इसका कहीं ना कहीं कोई डिवाइडेशन नहीं होता है। आपको बुद्धि है वो आपको खुद के लिए अर्जित करनी पड़ेगी, आपका बल है वो खुद को आपको अर्जित करना पड़ेगा। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे समाज के लोग, बहुत सारे लोग सिलेक्शन हुआ है। मैंने अभी पिछले बार फेसबुक पर भी पोस्ट डाली थी। हालांकि हमारे जो अच्छे हैं, अभी रिसेंटली बहुत सारे स्टेट के जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उनमें रिजल्ट आया है। इतना अच्छा रिजल्ट हम लोगों का नहीं रहा, बहुत सारे लोगों के नहीं हो पाए। लेकिन कहीं ना कहीं आप पढ़ोगे लिखोगे तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली भगवान को भी बाध्य होना पड़ेगा आपके फेवर में आपका परिणाम देने के लिए, क्योंकि मेहनत वो चीज है। जी, तो यही माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आप कोई भी चीज में हो जिससे आप बच्चे इंटरेस्ट लें, स्पोर्ट्स में करना चाहते हो तो स्पोर्ट्स में करें, आप जिस फील्ड में अगर जाना चाहते हो उस फील्ड में करें, लेकिन करें जरूर। डोंट रिमेन आइडल। जिस दिन आइडियल रहना तो उतनी परेशानी। आप जो कहो कि मुझे आज ये काम करना है तो आप डेफिनेटली करिए। और कहते हैं कि भाई जो कल के बात मत छोड़ो, आज करो, करो उस चीज को प्रॉपर तरीके से करो और कहीं ना कहीं उसके अच्छे परिणाम रहेंगे। और कहीं ना कहीं हमारा क्या, अगर एक भाई का आज देखो, मैं कभी आपसे मिला नहीं, जी जी, है ना, लेकिन आज एक सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग आज एक दूसरे से मिल रहे हैं, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। जी जी होगा, जी जी। बहुत सारे लोगों को मैं भी जानता हूँ, बहुत सारे लोगों से परिचय भी होता है, बहुत सारे लोग मिलने भी आते हैं। लेकिन आप इस तरह से छोड़ोगे तो डेफिनेटली आपका कहीं ना कहीं भविष्य बहुत उज्जवल रहेगा। और जब तक आप अपनी उपलब्धियों के बारे में नहीं बताओगे तो बात बनेगी। लोग आपसे प्रेरित होंगे। आप भाई, चार चीजें हैं, या तो आपकी आर्थिक क्षमता ऐसी हो, या आपकी शैक्षिक क्षमता ऐसी हो, या आप जो सरकारी नौकरी करते हो उसकी क्षमता ऐसी हो, या आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि कुछ ऐसी हो। तो यही चार चीज आदमी के व्यक्तित्व को बनाती हैं। और कहीं ना कहीं अगर इसी चीजों के कहीं ना कहीं आपको अगर इसमें एक भी चीज में अगर महारत हासिल होगी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप अपने समाज का भी नाम रोशन करोगे, अपना भी नाम करोगे और अपने माता पिता का भी नाम रोशन करोगे। बिल्कुल। जी भाई, मैं बस आपसे जुड़ा आज, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि छोटे भाई के साथ, और छोटे भाई ने और मुझे इस काबिल माना कि मैं अपनी बारे में बता सकूं। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बिल्कुल आभार व्यक्त करना चाहूंगा मेरे पंकज भाई का कि आपने भी इस समय निकाला, अपनी टेक्नोलॉजी को यूज किया इस सब चीज के बारे में। मुझे भी मुखातिब होना पड़ा आपके माध्यम से, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या सकूं, समाज के प्रति मेरी एक जरूर है कि मैं समाज से हूँ, समाज मुझसे नहीं है। अगर मुझ पर कभी कोई किसी आदमी को कभी जरूरत पड़े तो डेफिनेटली मुझसे फोन करें। फेसबुक पे भी, व्हाट्सएप पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, सब पे हूं। और आज तो बड़े गर्व की बात है कि मैं पंकज भाई से जुड़ गया। तो तरह से भी आप अगर कोई चीज की किसी भी, जैसे मेरे पास जो मेरा अनुभव है, चाहे एलएलबी का हो चाहे एलएलएम का हो, पुलिस में इतने सारे, अभी मेरे करीब करीब 18 साल हो गए, तो पुलिस की नौकरी भी अच्छी तरह से जान गया हूँ कि कोर्ट में क्या होता है, कचहरी में क्या होता है, पुलिस क्या करती है। तो अगर मेरे किसी को जरूरत पड़े तो डेफिनेटली आई विल बी देयर। और इट विल बी माई प्लेजर, इट विल बी माई प्लेजर टू हेल्प नॉट ओनली टू माई सोसाइटी ब्रिदर्स बट whoever will approach to me, I will definitely part whatever I have, I can part that. बिल्कुल। और दोस्तों, आज धर्मवीर जी से इतनी सारी बातें हुई हैं। आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा, हमारी ये जो बातचीत हुई है, अगर आपने इससे कुछ सीखा है और ये बातचीत आपको अच्छी लगी है तो इसे जरूर ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिएगा और आगे पहुंचाइएगा।
ये जरूर किसी ना किसी की प्रेरणा बनेगी, हमारे समाज के युवा में से किसी की भी। और जो है ना, समाज के युवा जब कामयाब होंगे तो हमारा समाज मजबूत होगा, आगे बढ़ेगा। और बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए निस्वार्थ भाव से हम ये सब चीजें कर रहे हैं। और अनेकों हमारे समाज की जितनी भी हस्तियां हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उनसे प्रेरणा लेकर आप तक पहुंचाएंगे, और जरूर उनसे कुछ बातचीत करेंगे, आप तक कुछ अच्छा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बाकी धर्मवीर सिंह बघेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद थे धर्मवीर सिंह बघेल जी। सर, आप निरीक्षक हैं दिल्ली पुलिस में, बड़ा अच्छा लगा आज आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। और इन्हीं बातों के साथ दोस्तों, मैं भी कुछ बातें आपसे कहकर जाता हूँ कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास साफ सफाई बनाकर रखिए, पेड़ पौधे लगाइए, हरियाली फैलाइए, पानी को बचाइए। घर से जब भी निकलते हैं और निकलते हैं टू व्हीलर से, तो प्लीज हेलमेट को अच्छे से लगाया कीजिए। फोर व्हीलर से जाते हैं तो सीट बेल्ट को लगाकर जाया कीजिए। बाकी अपने बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए, समाज के बारे में सोचिए और अच्छे अच्छे काम कीजिए। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। जय हिंद। बाय बाय एंड टेक केयर। मिलता हूँ अगली बार किसी नए मेहमान के साथ, किसी नए अतिथि के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।